गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले VSNIS की करंट अफेयर्स जो कि हमारी नवंबर मंथ की है। तो यहाँ पे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद पॉलिटी एंड गवर्नेंस। हमारी अक्टूबर मंथ की एक आपकी इन्वायरमेंट की पोर्शन रह गई है, तो उसे भी मैं जल्द कंप्लीट करा दूंगी। बट लेट्स स्टार्ट विद द न्यू मंथ मैगजीन जो कि नवंबर की है। तो यहाँ पे काफ़ी टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, तो आई हैव टू डिवाइड इट इन 2 लेसन। फर्स्ट लेसन में आज हम लोग कवर करेंगे 3-4 टॉपिक, जिसमें कि सबसे पहले देखेंगे इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स इन इंडिया। देन 7th शेड्यूल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल। और इस बार आपको पता है कि काफ़ी सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि स्टेट लिस्ट में है और काफ़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कानून बना देते हैं, पार्लियामेंट के द्वारा कानून पास कर दिया जाता है, या फिर कंकरेंट लिस्ट की जो सब्जेक्ट है उसमें प्रॉब्लम अराइज होती है। इसको मैं एकदम डिटेल में डिस्कस करूँगी। फिर यहाँ पे चेंजिंग रोल कहा जा रहा है कि जो सिविल सोसाइटी है हमारी इमर्जिंग इंडिया में, उसके लिए चेंजिंग रोल है। एंड देन यहाँ पे पंचायत एक्ट जो कि आपका पेसा एक्ट है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में। काफ़ी अच्छी ये आपकी आर्टिकल है, इसमें काफ़ी कुछ आपको जानने को देखने को मिलेगा। रोल ऑफ पंचायत देखेंगे, इसी से रिलेटेड है आपका, दोनों को मर्ज करके मैं आराम से पढ़ाऊँगी। देन यहाँ पर डिजिटल सॉवरेनिटी है। आज के डेट में जब सारी चीज़ें डिजिटाइजेशन हो रही है, तो हमें डिजिटल सॉवरेनिटी के बारे में जानना चाहिए कि ये है क्या और ये कहाँ से निकल कर आया कॉन्सेप्ट। देन यहाँ पे न्यूज़ इन शॉर्ट्स में हमारी 2 आर्टिकल है जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन के साथ। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी न्यूज़ कि अगर आप लोग को VSNIS के टेस्ट सीरीज़ जो कि 2022 की प्रीलिम्स के लिए अगर आप लोग को यहाँ पे ज्वाइन करनी है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल आईडी है वहाँ पे मेल करके ज्वाइन कर सकते हो। 3 टेस्ट आपकी कंप्लीट हो गई है, तो इस हिसाब से आप लोग देख लो कि कब आपके हिसाब से वो ज्वाइन करना सही रहेगा, क्योंकि हर एक वीक में आपको देखने को मिलेगा कि 1 या 2 टेस्ट हो जाते हैं। अभी से ज्वाइन कीजिए जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो और एंड तक आते आते, इट मीन्स कि जून तक आते आते आपके सारे टेस्ट जो है कंप्लीट हो जाए। साथ ही अगर मेंस आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक हमारी टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें कि मैं डेली क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ। वहाँ पे आप लोग आंसर अपनी पोस्ट कर सकते हो और उसको मैं चेक भी करती हूँ। तो इस हिसाब से आपको जो है फीडबैक भी दिए जाएंगे। और अगर आप लोग डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो एक अच्छी प्लेटफॉर्म आप लोग के लिए होगी। तो दोनों के लिए अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये आपके लिए ईमेल आईडी है जिसमें कि आप लोग मेल करके ज्वाइन हो सकते हो। चलिए अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं जो कि इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स इन इंडिया। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि असम और मेघालय की सरकार के बीच में जो है ये एक एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुई है कि सबसे पुरानी जो इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट है वो भी एटलीस्ट 6 एरिया में, तो इसको यहाँ पे आपका एग्री किया गया है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे आप लोग देखो कि बॉर्डर डिस्प्यूट है कहाँ पे। आसाम की अगर मैं बात करूँ, इन दोनों मैप में तो आपको क्लियर नहीं होगा, मैं अलग से मैप लास्ट में दिखा दूंगी। अभी यहाँ पे आप देखो कि ये इंडिया के मैप में यहाँ पे हमारा आसाम वाला रीजन है। एक सेकेंड, ये आसाम वाली रीजन है, ठीक है। मैं यहाँ पे कलर कर देती हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। ये आसाम है और बात करें मेघालय, दिस इज़ मेघालय, ओके। नीचे आपका मेघालय है और मेघालय की बॉर्डर सिर्फ टच होती है आसाम से, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों जगह के बारे में बात करेंगे, बट इसमें भी आप देखो कि हमारे देश में काफ़ी ऐसे बॉर्डर इश्यूज़ है जो कि एक राज्य अगर दूसरे राज्य से टच करते हैं तो वहाँ पे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है यहाँ पे, क्योंकि आसाम एक ऐसा मात्र एक राज्य है जो कि अदर जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है ना, उनसे उनकी बॉर्डर शेयर होती है। तो आसाम से डिस्प्यूट आपको अदर स्टेट के साथ ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे आसाम की यहाँ पे नागालैंड के साथ होती है, आसाम की अरुणाचल प्रदेश के साथ होती है, आसाम के यहाँ पे मिजोरम के साथ भी इशू है एंड मेघालय के साथ भी, ओके। इसलिए 7 सिस्टर्स के नाम से यहाँ पे जितनी भी 7 स्टेट है नॉर्थ ईस्ट की, तो यहाँ पे आसाम इज़ द कॉमन जिसकी सारी स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर होती है। अगर इसके अलावा देखें तो यहाँ पे लद्दाख है और हिमाचल प्रदेश है, इसमें अगेन यहाँ पे आपका डिस्प्यूट है। देन यहाँ पे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे आपको कर्नाटक और महाराष्ट्र की बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिलेगी। दीज आर द मेजर बॉर्डर डिस्प्यूट जो कि इंटर स्टेट है ये। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि मेनली हम लोग को फोकस करना है यहाँ पे आसाम और मेघालय गवर्नमेंट के बीच में। तो आसाम और मेघालय की बात करूँ तो ऊपर आसाम है, नीचे ये मेघालय वाला रीजन है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेस्ट काशी हिल्स है, ये लाफिंग है, ये बोको है। तो रीजन आप लोग देखते रहो जिससे कि अगर पूछा जाए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब मेघालय जो है वो आसाम से ही बना है। आसाम एक बहुत बड़ा स्टेट था, उसी से तोड़ के, जैसे आप देखो कि बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य था, बंगाल से आपका उड़ीसा निकला, फिर बिहार निकला, फिर उससे झारखंड निकला, तो इस तरीके से आसाम भी बहुत बड़ा राज्य था, ठीक है। तो आसाम से मेघालय बनाया गया और फिर बाद में 1972 में इसको फुल फ्लेजेड यानी कि राज्य का दर्जा दे दिया गया।
अगर 80-84 किलोमीटर से ज़्यादा देखें तो ये बॉर्डर शेयर करते हैं, और 12 पॉइंट से डिस्प्यूट का, यानी कि इन दो स्टेट के बीच में 12 पॉइंट्स है, उसमें से डिस्प्यूटेड जो रीजन है उसकी नाम तो आपको याद रखनी है, क्योंकि डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा कोई भी स्टेट पीसीएस में, या फिर आपका जो अगर यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हो तो उसमें भी। जैसे कि लांगपी है, बोको है, ये दोनों काफ़ी हाईलाइटेड है। इसके अलावा कामरूप है, कामरूप मेट्रोपॉलिटन है, एंड यहाँ पे हालीकांडी डिस्ट्रिक्ट भी है। ये जो डिस्प्यूट्स है ना, ये मेघालय सरकार के द्वारा रिफ्यूज़ कर दिया गया था कि वो असम की जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1969 है इसको ये एक्सेप्ट करेंगे। और रिसेंट डिसीजन जो आया है ना, वो स्पेशल रीजनल कमिटीज़ के फॉर्मेशन के बाद ही आया है। दोनों स्टेट जो है अपने यहाँ स्पेशल रीजनल कमिटीज़ बनाए हैं जिससे कि ये सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जा सके। फाइन, सो दिस इज़ द बेसिक बैकग्राउंड। अब आते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन और इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। ये वन ऑफ द सबसे पुरानी और ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड है। आज की डेट में आप देखोगे तो इंडियन यूनियन जो है ना, वो यहाँ पे 550 प्रिंसली स्टेट्स को ज्वाइन करके, और ब्रिटिश की कुछ टेरिटरीज थी जिसको हम लोग अपने देश में इसको ज्वाइन करके इसको फॉर्म किए हैं। इंडियन यूनियन कहते हैं। तो इंडियन यूनियन में क्या था, आज के डेट में हमारे देश में आप देखोगे 28 राज्य है, 8 यूनियन टेरिटरी है। फाइन, लेकिन पहले क्या था, जब ब्रिटिश का सरकार था तो स्टेट को प्रिंसली स्टेट कहते थे, और उस समय 550 प्रिंसली स्टेट थी जिसको हम लोग जोड़ जोड़ के जो है अपने देश में एक इतना बड़ा महान हम लोग अपने देश को बना पाए। उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है 1953 की थी, जिसके द्वारा क्या किया गया कि पूरे इंडियन टेरिटरी को 14 स्टेट में और 6 यूनियन टेरिटरीज़ में, ये बहुत ही बेसिक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात कर रही हूँ तो इसको ध्यान रखना है। वो भी ये जो आपका डिवाइड किया गया 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज़ में, ये लिंग्विस्टिक और अदर बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया। लेकिन आज की डेट में आप देखोगे फिर से रीऑर्गेनाइजेशन होते गया, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। इसमें से टोटल आज की डेट में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज़ रह गए। ये जो रीऑर्गेनाइजेशन है ना, किसकी, आसाम स्टेट की, जो कि आपका नागालैंड से स्टार्ट हुआ था 1963 में। इसके बाद 4 इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट अराइज हुई है, जिसमें कि आसाम मेघालय एक है। आसाम नागालैंड डिस्प्यूट भी आप देखते हो, जो कि नागा हिल्स है, और सारे नागा डोमिनेटेड जो है वो नॉर्थ चाचर में है, और यहाँ पे नागौन डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये भी यहाँ से लड़ते हैं। फिर आसाम मिज़ोरम की बात करूँ तो ये सदर्न आसाम का जो बैरक वाला वैली है, यहाँ पे आपको डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। एंड वन ऑफ द फेमस लुशाई हिल्स है, यहाँ पे आपका डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। आसाम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये फॉरेस्टेड ट्रैक जो है इसके ऊपर ये डिस्प्यूट है। तो ये सारे डिस्प्यूट आप देखो कि आसाम का नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम एंड अरुणाचल प्रदेश के साथ, और नागालैंड के साथ, सॉरी मिज़ोरम के साथ है। ओके, इसी के अलावा अगर हम लोग देखें कुछ और भी इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, या तो वो अभी एक्टिव है या तो डॉर्मेंट है। डॉर्मेंट कहने का मतलब है कि हाँ 1963 में जैसे डिस्प्यूट अराइज हुआ, उसके बाद इस पर कोई काम ही नहीं किया गया, तो मे भी 20 साल 30 साल के बाद याद आता है कि अच्छा मेरी तो इससे लड़ाई थी, चलो फिर से इसको जो है हॉट मुद्दे पे लाया जाए। तो फिर वो क्या होता है ना कि अचानक से वो मुद्दा जो है आपका लैमलाइट में आ जाता है, तो इसे कहते हैं रुक रुक के फटना, जो कि डॉर्मेंट है। एक्टिव क्या होता है कि हमेशा इस पर चर्चा हो रहा है, हमेशा इस पर डिबेट डिस्कशन हो रही है, उसे हम लोग एक्टिव कहते हैं। अब एक्टिव देख लेते हैं कि कौन कौन सी बॉर्डर डिस्प्यूट है जो कि एक्टिव है, और कौन कौन सी बॉर्डर डिस्प्यूट है जो कि डॉर्मेंट में है। तो एक्टिव में आप देखो कि हरियाणा हिमाचल प्रदेश का है, वो भी यहाँ पे जो परवाणु रीजन है ना पंचकुला का, उसके ऊपर लेके यहाँ पे आपको होता है। फिर महाराष्ट्र का कर्नाटक है, तो ये बेलगाम डिस्ट्रिक्ट है, इसके ऊपर होता है, क्योंकि जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो ऑलरेडी आप जानते हो कि मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन होते हैं, और जो कर्नाटक के होते हैं उनकी अपनी लैंग्वेज होती है। तो ये दोनों जो है कहीं ना कहीं लिंग्विस्टिक के बेसिस पे ये लड़ते हैं। हिमाचल प्रदेश लद्दाख का आप देखो तो सरचू के ऊपर है, और ये आपका लेह मनाली वाला हाईवे पे है, तो इनका अपना अलग ही चलता है। फिर डॉर्मेंट की बात करें, जो कि कभी हमने सुना था लेकिन अभी तक फिर इस पर सलाह मशवरा नहीं हुआ है, तो ये है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, साथ ही हरियाणा पंजाब है जो कि चंडीगढ़ के ऊपर है, और फिर कर्नाटक केरल है जो कि कसारगोल वाला रीजन में है, एंड देन गुजरात राजस्थान है जो कि मगध हिल्स में है। तो ये दोनों थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं तो कहूँगी कि डॉर्मेंट को भूल जाइए, अगर आप लोग इस राज्य से बिलोंग करते हो तो ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इसको एकदम स्किप मारिए। साथ ही एक्टिव है, एक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट, कि हम लोग ये समझे कि क्या रीज़न होता है। मीन्स इंटर स्टेट जो बॉर्डर डिस्प्यूट होते हैं ना, ये आप लोग देखो कि क्या रीज़न होता है जिससे कि डेवलपमेंट हो रहा है, प्रिवलेंस हो रही है, क्यों बार बार ये इंटर स्टेट जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, दो राज्यों की अगर एक कॉमन बॉर्डर है तो वो क्यों लड़ते हैं, क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये सारी जो है ना, ये ब्रिटिश वाले के कारण है, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनियल जो पॉलिसी थे ना, इसके कारण आप देखो कि बॉर्डर बाउंड्रीज बनाए गए, फिर से रिक्रिएट किए गए, जो कि इनके एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से होता था। जैसे बंगाल विभाजन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, डिवीजन ऑफ बंगाल, तो वो क्यों हो रहा था,
एक्चुअली वो तो हमें हमारी यूनिटी तोड़ना चाहते थे, बट व्हाट दे सेड कि उनका कहना था कि एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ है, उसके कारण वो जो है बंगाल को डिवाइड करना चाहते हैं। इनका यही था पर्पस कि वो डिवाइड करके, डिवाइड एंड रूल के बेसिस पे वो हमारे इंडिया को तोड़ना चाह रहे थे। तो वो चीज़ें जो है वो अपने हिसाब से बॉर्डर बनाते थे, फिर से उसको रिक्रिएट करते थे, जिससे काफ़ी ज़्यादा जो है इश्यूज़ हुए। और वही चीज़ें आज की डेट में हमारे देश में गिफ्ट है और इसी को लेकर हमारे राज्य जो है वो लड़ते रहते हैं। लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है। आप देखो कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट की रिकमेंडेशन आपको देखने को मिलेगी ना, उसका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होता है। कई बार ये कहा जाता है कि बॉर्डर डिस्प्यूट को, ये जो इश्यूज़ है इसको रिजॉल्व करने के लिए कुछ ऐसे बातें करनी होगी, कुछ ऐसा काम करना होगा, लेकिन इसको ग्राउंड लेवल पे आप देखो कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। इवन नागालैंड जो है वो सुंदरम कमीशन की जो रिपोर्ट है वो भी आसाम की डिस्प्यूट के ऊपर उनको रिजेक्ट कर दिए। इसी की तरह आप मेघालय की देखो कि मेघालय के द्वारा क्या किया गया कि वाईबी चंद्रचूड़ कमेटी की रिपोर्ट थी, जो आसाम के साथ मेघालय की डिस्प्यूट चल रही है ना, इनकी रिपोर्ट थी, इनकी रिकमेंडेशन थी कि डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व किया जाए। मेघालय ने उनको रिजेक्ट कर दिया। तो ये चीज़ें चलते आती है कि राज्य जो है वो किसी भी कमेटी की जो रिकमेंडेशन है ना, उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट ही नहीं करना चाहते हैं। सो दिस इज़ अनदर इशू। साथ ही आप देखो कि फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है। हमारे संविधान में भी बाकायदा सारी चीज़ों का प्रावधान रखा गया है। जैसे आर्टिकल 131 सब क्लॉज सी में आप जाओगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। इसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास बिल्कुल सुप्रीम पावर है कि अगर किसी राज्य, दो राज्य के बीच में अगर डिस्प्यूट होती है या फिर सेंटर और राज्यों के बीच में डिस्प्यूट होती है ना, तो इसको कौन, यहाँ पे कौन है इसके ओनली डैडी, तो डैडी है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव ये पावर है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको देखने को मिलेगा कि जो सॉल्यूशन है ना, या तो वो धीरे धीरे आता है, या तो अगर आ भी गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सॉल्यूशन बता भी दिया ना, तो स्टेट उसको फॉलो नहीं करते हैं। अगेन ये इशू है। आसाम अरुणाचल प्रदेश डिस्प्यूट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने था 1989 में, फाइन। फिर आसाम नागालैंड डिस्प्यूट जो था वो आप देखो कि एक और दोनों राज्य जो है रिजर्वेशन एक्सप्रेस कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें एक कमेटी की रिपोर्ट जो है वो अपॉइंट की गई थी। तो आप देखो कि इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो यहाँ पे मीडिएटर को अपॉइंट किए थे ना, उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। अब ऐसी ऐसी तो हरकत यहाँ पे राज्य सरकारों के द्वारा हो रही है। इसी के साथ आप देखो कि इंटर स्टेट काउंसिल भी हमारे संविधान में रखा गया है, वो भी बाकायदा आर्टिकल 263 के तहत। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा कि इंटर स्टेट जो डिस्प्यूट है, इससे रिलेटेड आपको बस 2 आर्टिकल याद करने हैं। एक तो आपका 131 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने संविधान पढ़ा और आर्टिकल 131 नहीं पढ़ा तो यानी आपने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश की एक एपेक्स बॉडी है, उनकी क्या सुप्रीम पावर है, उनको अगर आप नहीं जाने तो फिर क्या जाने, है कि नहीं। तो वो बातें हो जाती है। फिर आर्टिकल 263 है, जिसमें कि हम लोग इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बात करते हैं। अब इसी के एक सब क्लॉज ए है, जिसमें ये कहा गया है कि जो स्टेट की डिस्प्यूट है ना, उसको इंक्वायरी करना और एडवाइस देना। और यहाँ पे अपॉइंट भी किया गया था। और ये जो आपका इंटर स्टेट काउंसिल बना है, ये सरकरिया कमीशन के बाद ही बना है। सरकरिया कमीशन की रिकमेंडेशन थी 1990 में कि ऐसी कोई काउंसिल बनाया जाए जो कि अगर 2 राज्य के बीच में बाउंड्री को लेकर अगर इशू होती है, किसी और चीज़ को लेकर इशू होती है, डिस्प्यूट होता है, तो उसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए। ओके। डिसअपॉइंटमेंट है, वो भी जोनल काउंसिल के द्वारा, जो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में ये सेटअप किया गया था। और नॉर्थ ईस्टर्न जो काउंसिल है वो आपका नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के तहत सेटअप किया गया था। इंटर स्टेट काउंसिल की जैसा अगर हम लोग देखें तो जोनल काउंसिल की जो मीटिंग है ना, वो लेस फ्रिक्वेंट होती है, ठीक है। और ये इश्यूज़ टू इश्यूज़ वैरी करते हैं कि वो कुछ इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं करते। लिमिटेशन वो भी आपका यूनियन गवर्नमेंट के इंटरवेंशन में, देखिए जो राज्य सरकार के बीच में जो बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट्स होते हैं ना, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को उतनी पावर नहीं है कि वो आए और सलाह मशवरा कराए। तो यूनियन गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशंस है ना, वो भी बहुत कम है। ओके। तो म्यूचुअल एकोमोडेशन यहाँ पे इसकी स्पिरिट हो, अंडरस्टैंडिंग अलाइव हो, यानी कि 2 राज्य अगर एक दूसरे के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं तो उनके बीच में एक समझदारी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इस बातें को कहा जाता है। साथ ही पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ में है इंटर स्टेट डिस्प्यूट को लेकर, जो कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो वोट बैंक के कारण भी पॉलिटिशियंस जो है ना, इसको एक तरीके से एक मुद्दा बनाते हैं। जब भी आप देखो कि इलेक्शन का टाइम आता है तो हर एक पॉलिटिशियंस को कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, तो वो इंटर स्टेट जो डिस्प्यूट है उसको बार बार बाहर लेकर आते हैं। कुछ और भी रीजंस है, जैसे कि थ्रेट परसेप्शंस है हमारे देश के लोगों का, जो कि आउटसाइडर माइग्रेशंस है, तो उनका एक अलग से यहाँ पे व्यू होता है। इकोनॉमिक कंपटीशन आपको राज्यों के बीच में देखने को मिलेगा। समटाइम्स आप देखो कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि 2 राज्यों के बीच में अगर बाउंड्री है ना, तो उनकी रिसोर्सेज को लेकर, ज़मीन को लेकर
कुछ जोग्राफिकल फीचर्स है, जैसे कि फॉरेस्ट है तो उसको लेकर लड़ाई होती है, रिवर्स की जो टेरिटरी की डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी पानी को लेकर लड़ाई होती है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ के लोग जो है ना, ये कुछ अदर रीजंस है जो कि बड़ी रीजंस बनाई जाती है और ऐसे जो है इंटर स्टेट जो है डिस्प्यूट देखने को मिलता है। सो दीज आर द रीजंस जो कि आप किसी भी राज्य में देखो इंटर स्टेट जो बॉर्डर डिस्प्यूट होते हैं वो ये सारे रीजंस के कारण होते हैं। लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग तीनों टर्म में देखते हैं, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। अगर सोशल देखें तो वॉयलेंस है, यानी कि दो राज्यों के बीच में अगर वॉयलेंस हो रही है, जैसे कि अभी असम मिजोरम डिस्प्यूट आप देख रहे हो, तो इसमें वॉयलेंट क्लैश हो गया था, कितने लोगों की तो जान चली गई, इवन 5 पुलिस पर्सनल की भी जान चली गई। तो ये आप देख सकते हो कि एक ऐसा टाइम आ जाता है ना जिसमें लोग एक दूसरे की जान तक लेने के लिए उतर आते हैं, ये एक ऐसा डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। साथ ही सोशल हार्मनी पूरी बिगड़ जाती है क्योंकि सोशल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी यहाँ पे डैमेज हो रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो ग्रोथ यहाँ पे रुक सी जाती है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है उस डिस्प्यूटेड रीजन में। अनवांटेड कॉस्ट इस्केलेशंस होती है, यानी कि वहाँ पे अनवांटेड खर्चे करने पड़ते हैं, एडिशनल सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है जितने भी डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स है। तो ये सारी एक इकोनॉमिक तरीके से आप देखो कि इकोनॉमिकल नहीं है। पॉलिटिकल अगर व्यू देखें तो डोमिनो इफेक्ट है या फिर चेन रिएक्शन है। अगर अदर डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स में देखें या फिर अदर इंटर स्टेट डिस्प्यूट में देखें, जैसे कि रिवर वाटर का आप डिस्प्यूट तो जानते ही हो, माइग्रेशन होता है, लोग एक राज्य से निकलकर दूसरे नियर बाई राज्य में जाते हैं, तो उनका भी आप देखो कि एक डिस्प्यूट होता है। साथ ही यहाँ पे सेशनिस्ट जो टेंडेंसी है वो राइज होती है, ग्रुप आपको देखने को मिलेगा जिसके कारण थ्रेट है, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में एक थ्रेट देखने को मिलती है कि राज्य जो है ना अपने आप में ही वो सिक्योर फील नहीं करते। सो दिस इज़ अनदर यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने को मिलेगा। सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज। कहीं से भी इंटर स्टेट जो डिस्प्यूट होती है ना, उससे एक अच्छा आपको परिणाम नहीं देखने को मिलता है। तो इसका क्या करें? वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि हमें स्टेट कमिटीज़ को सेटअप करनी होगी जो कि यहाँ पे सर्वे ऑफ इंडिया के साथ काम करे, दूसरे जो न्यूट्रल एजेंसीज हैं उनके साथ काम करें। साथ ही पीस और ट्रैंक्विलिटी को यहाँ पे मेंटेन करना ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे डिस्प्यूट एरियाज़ के साथ हम लोग कर सकें। साथ ही जैसे कि UAV है, अनमैन्ड एरियल जो व्हीकल्स है, जैसे कि आप देखो ड्रोन वगैरह है या फिर सैटेलाइट इमेज है, तो ये सारी चीज़ों का हम लोग को यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे कि हम लोग साथ ही यहाँ पे नो मैंस लैंड क्रिएट करना होगा बॉर्डर के अलॉन्ग, और जो इंक्रोचमेंट वगैरह दोनों साइड से देखने को मिलता है ना, इसे हमें हटाने की ज़रूरत है। साथ ही आप देखो कि जो इकोनॉमिक और सोशल इंटरेस्ट है उसको कर्टेल किया जाना चाहिए। मीन्स इस डिस्प्यूट के पीछे आप देखो कि कुछ पॉलिटिकल विल्स भी होते हैं, कुछ सोशल इंटरेस्ट भी होते हैं, तो उसे हम लोग को साइड में रखना चाहिए। साथ ही फ्रिक्वेंट मीटिंग करने की ज़रूरत है। जो इंटर स्टेट काउंसिल और जो जोनल काउंसिल है ना, वो अपने आप जो भी राज्य सरकार, यानी कि दोनों राज्य के बीच में जो एक कॉमन इंटरेस्ट है ना, उसको कन्वर्ज करने की ज़रूरत है और इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशंस यहाँ पे लाने की ज़रूरत है, जिससे कि दोनों राज्यों को फ़ायदा हो। साथ ही टाइम बाउंड रेजोल्यूशन करना चाहिए। अब ये क्या हरकत हुई कि 1963 से ये डिस्प्यूट चलती ही आ रही है, इट मेक्स सेंस? नो। तो वही बातें होती है कि कोई तो एक टाइम बाउंड करो कि हाँ चलो ठीक है, 1 साल 2 साल कितने सालों में किसी भी एक डिस्प्यूट को सुलझाया जाना चाहिए, तो उस तरीके का हो। साथ ही अगर नहीं बन रहा है तो ट्रिब्यूनल्स बनाइए। ट्रिब्यूनल्स को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा सकता है जो कि इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट से जो है आप जो भी डिस्प्यूट है उसको सुन सके। तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि ट्रिब्यूनल्स जो है वो हमारे संविधान में स्टार्टिंग से था, अगर नहीं था तो फिर इसको कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया, और अगर ऐड किया गया है तो किस आर्टिकल के तहत ऐड किया गया है? ये 3 क्वेश्चन का जवाब आपको आंसर में देनी है। फाइन। साथ ही हम लोग एक अच्छा खासा इन्वायरमेंट बना सकते हैं जो कि यूनियन गवर्नमेंट के साथ, जिससे क्या होगा कि जो स्टेट है ना वो एक साथ आए, और जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है जो आप लोग देखते हो कि नीति आयोग जो बनी थी उनका एक फंडा था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होनी चाहिए। इट मीन्स कि जो फेडरल गवर्नमेंट का क्या मतलब है कि हमारे देश में आप देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य को संभालने के लिए अलग सरकार है, हमारे देश को संभालने के लिए अलग सरकार है। तो सेपरेशन ऑफ पावर आपको दोनों के बीच में देखने को मिलेगा। बट ये भी तो ज़रूरी है ना कि स्टेट गवर्नमेंट और जो राज्य सरकार है दोनों तो एक ही हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है एक दूसरे को कॉपरेट करके चले। जब तक वो एक दूसरे को कॉपरेट नहीं करेंगे ना, तो एक अच्छा फेडरलिज्म के फंडे जो है ना वो हमारे देश में कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। साथ ही एग्रीमेंट भी करें, मेडिएशन भी करें। अगर दो राज्य सरकार के बीच में अगर कला है तो वो लोग आपस में मेडिएशन भी कर सकते हैं, और रिकमेंडेशन भी दी जानी चाहिए। कमिटीज़ के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी जाती है उनको फॉलो करना चाहिए।
पॉलिटिकल एफर्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आप देखते हो, ये सच भी है, हालांकि आपको आंसर राइटिंग में ये सारी चीज़ें कोट नहीं करनी है, पॉलिटिकल वोट बैंक वगैरह आप मत कोट कीजिएगा, क्योंकि कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हो जाता है, फिर आपके आंसर कहीं ना कहीं अगर किसी जो चेक कर रहे हैं उनको नहीं अच्छा लगा तो फिर वो मार्क्स भी डिडक्ट कर सकते हैं। सो बेटर टू रिमूव। बट आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो पॉलिटिशियंस हैं वो चाहते हैं कि इस तरीके के मुद्दे हमेशा रहे। क्यों? क्योंकि जब भी इलेक्शन का टाइम आए तो वो ऐसा कुछ कहे जिससे कि उनका वोट बैंक इंक्रीज़ हो। तो ये सारी बातें हैं कि वो वोट बैंक के लिए और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वो ऐसी ऐसी मुद्दों को कभी भी सॉल्व नहीं करते हैं। फाइन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस बॉर्डर डिस्प्यूट, जिसमें कि हम लोग इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में देखें, जहाँ पे हम लोग असम और मेघालय के बारे में डिस्कस किए हैं। साथ ही इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स और इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो है उसको हम लोग देखें। हमारे देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान है उसे देखें। एक एक्टिव और डॉर्मेंट दोनों तरफ से देखें, क्या रीज़न है उसे हम लोग समझें कि ये इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट क्यों होते हैं, इसे हम लोग समझें। साथ ही साथ कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ये हम लोग समझें, जो कि सोशल बेसिस पे, इकोनॉमिकल बेसिस में और पॉलिटिकल बेसिस में जो है, इन सारी बातों को हम लोग यहाँ पे डिस्टिंग्विश करते हुए इसको समझें। वे फॉरवर्ड क्या है कि वे फॉरवर्ड में हम लोग डिफरेंट बातों को यहाँ पे समझने की कोशिश किए, एक सोल्यूशन वे में आप देख सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल समझते हैं, क्योंकि अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं NK सिंह, उनके द्वारा ये एक रिव्यू की गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो 7th शेड्यूल है उसको रिव्यू की गई है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को लेते हुए, पैंडेमिक को लेते हुए काफ़ी करंट चैलेंजेस हमें देखने को मिल रही है। फाइन। सो अगर हम लोग 7th शेड्यूल की बात करें तो ये हमारे संविधान में आर्टिकल 246 के तहत देखने को मिलेगा, जिसमें कि लेजिस्लेटिव पावर है पार्लियामेंट के पास भी और यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी, क्योंकि 7th शेड्यूल के तहत हमारे देश में 3 लिस्ट है। फर्स्ट वन इज सेंट्रल लिस्ट, जिसमें कि यहाँ पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट को है। सेकंड है यहाँ पे स्टेट लिस्ट, जिसमें कि कानून बनाने का अधिकार हर एक स्टेट के जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनके पास है। एंड थर्ड वन इज़ कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट है उसमें यहाँ पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को यहाँ पे पावर है कि वो यहाँ पे कानून बना सकते हैं। फाइन। और ये आर्टिकल ध्यान रखनी है जो कि आर्टिकल 246 है। अगर यहाँ पे एंट्रीज देखें तो नेशनल इंपॉर्टेंस जो होते हैं, पूरे देश भर में जितनी भी यहाँ पे मुद्दे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम लोग यूनियन लिस्ट में रखते हैं, और जो लोकल कंसर्न है उसे हम लोग स्टेट लिस्ट में रखते हैं। अब यहाँ पे जो कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है ना, वो ना ही एक्सक्लूसिवली फॉर नेशनल कंसर्न है ना ही लोकल कंसर्न है। तो अगर हम लोग एज़ पर द सरकरिया कमीशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे इनके द्वारा यही कहा गया था कि कंकरेंट लिस्ट को दोनों में बांट देना चाहिए। ऐसे कुछ मुद्दे होते हैं जो कि एक्सक्लूसिवली वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आ सकते और ना ही वो एक्सक्लूसिवली स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर आ सकते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें एक थर्ड लिस्ट क्रिएट करना चाहिए, जिससे कि जो भी मुद्दे हैं, जो भी सब्जेक्ट है, उसको हम लोग कंकरेंट लिस्ट में इंक्लूड कर सकें। फाइन। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या रैशनल है जो लिस्ट सिस्टम रखा गया है हमारे 7th शेड्यूल में। यहाँ पे आपका 7th शेड्यूल पूरी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। तो सबसे पहली बात होती है 7th शेड्यूल लाने का मतलब ही है हमारे देश में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को मेंटेन करना। जिस तरीके से हमारे देश में पार्टीशन चलते आ रही है, उससे आप देखो कि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस है, छोटे छोटे जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे ऐसे दिखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को काफ़ी ज़्यादा इंकरेज करते हैं। शेयर्ड एकोमोडेशंस होती है बहुत सारी व्यूज़ की, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ होती है, कम्युनिटेरियन वैल्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। सो दीज आर द थिंग कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस जो है वो अनेबल होती है। साथ ही बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरी अपनी तरीके से जो भी रूल्स लाए उसको स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना होगा, या फिर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक आपको बैलेंस देखने को मिलेगा कि हमारे देश में पूरी तरीके से जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। अदर्स अगर हम लोग देखें एज़ पर द जॉइंट कमेटी रिपोर्ट जो कि 1934 की है, ये कंसीडर किया गया है कि इंश्योर करना, या इट मीन्स कि जो प्रोविंसेस है ना वो यहाँ पे ट्रूली ऑटोनोमस है, पूरी तरीके से जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रोविंसेस है उनको भी यहाँ पे फ्रीडम दी गई है कि वो आसानी से अपना काम कर सके, और उनकी जो जुरिस्डिक्शन है, उनके राज्य में जो भी हो रहा है वो उसको फॉलो कर सके, वो उसको मेंटेन कर सके, उनकी जुरिस्डिक्शन उनके हाथ में हो। इससे क्या देखने को मिलता है कि एक स्पिरिट ऑफ कॉर्पोरेशन है जो कि स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में हमें 7th शेड्यूल के हेल्प से ही ये देखने को मिलता है। सो दीज आर द थिंग्स कि एक लगता है कि हाँ 7th शेड्यूल हमारे देश में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको क्यों इंक्लूड किया गया। अब देखते हैं कि कई बार ये बात की जाती है कि 7th शेड्यूल के कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। स्टार्टिंग में आप देखोगे
तो हमारे 7th शेड्यूल में जो स्टेट लिस्ट के अंदर, सेंट्रल लिस्ट के अंदर और कंकरेंट लिस्ट के अंदर जितने सब्जेक्ट थे उसको यहाँ पे चेंज किया गया था, बट फिर कहा जा रहा है कि चेंज करना चाहिए। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे 7th शेड्यूल में जो 3 लिस्ट है ना, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है और कितने कितने सब्जेक्ट है और कैसे कैसे सब्जेक्ट है। लिस्ट 1 है, समटाइम्स आपको देखने को मिलेगा कि लिस्ट 1 लिखा रहता है या फिर यूनियन लिस्ट लिखा रहता है, जिसमें कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर होती है। ठीक है, अब जो मेन मुद्दे हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस पे है, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गए, रेलवे हो गए, बैंकिंग हो गई, तो ये पूरे आपको देखने को मिलेगा कि नेशनल बेसिस पे ये आपका टॉपिक है। तो ओरिजिनल जब हमारे संविधान को अडॉप्ट किया गया था तो उस समय 97 सब्जेक्ट थे, बाद में इसमें 3 सब्जेक्ट और ऐड किए गए और आज की डेट में आपको 100 आइटम्स देखने को मिलेंगे। लिस्ट 2 है जिसमें कि आपको 61 आइटम्स आज के डेट में देखने को मिलेंगे। ओरिजिनल ये 66 आइटम्स था। अब यहाँ पे एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है? हर एक राज्य में जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं उनके पास है। जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो पब्लिक ऑर्डर को लेके, पुलिस को लेके, पब्लिक हेल्थ को लेके, सैनिटेशन को लेके, एंड बैटिंग एंड गैमलिंग आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द लिस्ट 2nd। सो 3rd वन इज़ कंकरेंट लिस्ट। लिस्ट 3rd विच इज़ कंकरेंट लिस्ट, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास ये पावर होते हैं। अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसके तहत है। जैसे एजुकेशन है, तो एजुकेशन में राज्य सरकार को भी यहाँ पे पावर है कि वो अपने हिसाब से उनके देश में जैसे उनके राज्य में जैसे लोग हैं उनको वो एजुकेट कर सके। लेकिन हाँ, ये एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ये पावर है कि हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम कैसी होनी चाहिए। ओके, सो इक्वली इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई ये आपका कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, क्रिमिनल लॉज, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, एनिमल्स, सो दीज आर द सर्टेन कॉमन टॉपिक्स, जिसमें कि आप ये नहीं कह सकते कि हाँ इसके ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पावर है या फिर स्टेट गवर्नमेंट का ही पावर है। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। फाइन, ओरिजिनली आप देखो कि 47 थे बट नाउ इट्स 52, क्योंकि 5 सब्जेक्ट ऐसे थे जो कि स्टेट लिस्ट से निकाल कर यहाँ पे आपका कंकरेंट लिस्ट में इंक्लूड किया गया, जस्ट बिकॉज क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर का उसमें एक्सक्लूसिव पावर नहीं होना चाहिए। वो कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिसमें ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पावर की ज़रूरत होती है। अब ये तो आप समझ गए कि हाँ क्या क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है, कितने कितने हैं। अब हमें रिफॉर्म करने की बात की जा रही है, तो रिफॉर्म क्यों करने की बात की जा रही है, रीज़न क्या है? तो स्टेट का डिमांड है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को ज़्यादा ऑटोनॉमी, ज़्यादा वो फ्रीडम चाहते हैं, जहाँ पे डिवीज़न ऑफ फंक्शंस देखने को मिलेगा जो कि 7th शेड्यूल के अंदर है। और यहीं पे अगर हम लोग देखें कि स्टार्टिंग से जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो प्लानिंग कमीशन आई 1951 में, फिर उसके बाद कुछ सब्जेक्ट जैसे कि फॉरेस्ट एंड एजुकेशन है वो स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में लाया गया। और वो भी कब लाया गया? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। फिर यहाँ पे मनरेगा आया, जिसमें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है 2005 की, साथ ही नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा कि इसको भी लाया गया। एक फ्यू कॉमन ग्रीवियंसेस है, जो कि यहाँ पे क्या होता है ना कि जो रेसिड्यूरी पावर को लेकर कुछ ऐसे भी तो सब्जेक्ट होगा ना जो बच गए होंगे, जिसको किसी भी लिस्ट में नहीं इंक्लूड किया गया, तो फिर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पावर किसके पास है? तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पावर आपका सेंटर के पास है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, राजमन्नार कमेटी है तमिलनाडु में 1969 में, और आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन है पंजाब की, जो कि 1973 में। इनके द्वारा रिकमेंड किया गया था ना कि बहुत सारी जो एंट्रीज़ हैं उनको ट्रांसफ़र करना चाहिए स्टेट लिस्ट में, वो भी बोथ, यानी कि यूनियन लिस्ट से भी, कंकरेंट लिस्ट से भी, ये आपका जो है स्टेट लिस्ट में लाना चाहिए, क्योंकि स्टेट को यहाँ पे एक्सक्लूसिव पावर देनी चाहिए और जो रेसिड्यूरी पावर है ना वो यहाँ पे स्टेट के पास होनी चाहिए। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि यहाँ पे राजमन्नार कमेटी के द्वारा यहाँ पे आपका रिकमेंड किया गया है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप डिसेंट्रलाइजेशन करने की ज़रूरत है। डिसेंट्रलाइजेशन कहने का क्या बात है कि हमारे यहाँ जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसे कि सेंट्रल है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। इसके बाद आप देखो कि 28 राज्य हैं तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। उसके बाद आप देखो कि पंचायती है जो कि रूरल लोकल डेवलपमेंट के लिए है। उसके बाद म्यूनिसिपल है जो कि आपका अर्बन डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरीके से क्या है ना कि पावर आपका डिस्ट्रीब्यूट होते रहे, हर कोई हर एक लेवल पे जो है मैनेज करे। फाइन, सो यहाँ पे आप देखो कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जो कि कुछ फ्यू राज्यों को छोड़ के हर एक जगह इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। फिर गवर्नेंस को भी चेंज करने की ज़रूरत है। जो नीड है गवर्नेंस का वो अब स्टैटिक नहीं होना चाहिए और ये बाउंड होना चाहिए कि टाइम के अकॉर्डिंग जो है चेंज हो। परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो उस हिसाब से कहा जा रहा है कि आज के डेट में जो है हमारी नीड, हमारे देश में और राज्यों में रहने वाले लोगों की नीड जिस तरीके से चेंज हो रही है उस तरीके से हमें जो है गवर्नेंस में भी चेंज लाने की ज़रूरत है। अब कुछ कंसर्न है जैसे क्लाइमेट चेंज के कारण हमें देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर सडन इंक्रीज़ हो रही है, इसके इम्पैक्ट कॉन्सिक्वेंसेस बहुत देख रहे हैं।
टेक्नोलॉजी आज के डेट में बहुत बढ़ चुकी है। ये टेक्नोलॉजी का ही देन है जो कि मैं यहाँ पे आपको लेक्चर प्रोवाइड कर पा रही हूँ। साथ ही रिकमेंडेशन है कुछ कमीशन का, जैसे कि सरकरिया कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि इंटायर चैप्टर जो लेजिस्लेटिव रिलेशन का है वो यहाँ पे डेडिकेटेड होना चाहिए। और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज़ है जिनके द्वारा ये जो है ग्रीवेंसेस भी इनके द्वारा जो है रेज़ किया गया था। साथ ही मेजर रिकमेंडेशन क्या देखें तो इनके द्वारा कहा गया था कि जो रेसिड्यूरी पावर है ना उनको यूनियन लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में रखना चाहिए। ठीक है, जैसे आज के डेट में आप देखो कि रेसिड्यूरी पावर पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो ये नहीं होनी चाहिए। सेकंड, इनके द्वारा कहा गया था कि स्टेट को जो है सेंटर के द्वारा कंसल्ट करनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे थर्ड कहा गया कि सेंटर जो है वो अपने फील्ड को लिमिट करे और यहाँ पे ऑक्यूपाई करे विथ रिस्पेक्ट टू द कंकरेंट लिस्ट। ओके, सो ये चीज़ें कही गई थी। सो ये तीन बातों को याद रखिएगा कि मेजर रिकमेंडेशन सरकरिया कमीशन के द्वारा कहा गया था कि पहले जो रेसिड्यूरी पावर में जो सब्जेक्ट है उसको यूनियन लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र करें। साथ ही स्टेट है जो कि यहाँ पे पहले सेंटर से कंसल्ट करें, सेंटर के द्वारा कंसल्ट करना चाहिए जब भी रेसिड्यूरी पावर की जो भी सब्जेक्ट है या फिर जो कंकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है अगर उससे रिलेटेड वो कोई कानून बनाते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट से उनको कंसल्ट करना चाहिए। साथ ही सेंटर को लिमिट करनी चाहिए कुछ फील्ड जिसमें कि वो यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट में अपना जो भी पॉलिसी बना रहे उनको वो कहीं ना कहीं लिमिट करें। वे फॉरवर्ड में आप देखो कि बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि पहले आप देखो कि MM पुंची कमीशन है 2010 में जिनके द्वारा ये रिकमेंड किया गया था, जिनके द्वारा ये कहा गया था कि यूनियन को सिर्फ ट्रांसफ़र करना चाहिए वही सब्जेक्ट जो कि कंकरेंट लिस्ट में है। साथ ही हमें फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स की भी ज़रूरत है जबकि मैंडेटरी कंसल्टेशन हो स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में। साथ ही रेसिड्यूरी पावर को यहाँ पे स्प्रैंगली रखना चाहिए, यानी कि ओनली एट लास्ट रिसोर्ट, जब कुछ नहीं बचा तब यहाँ पे जो है रेसिड्यूरी पावर को इस्तेमाल करें। साथ ही आप देखो कि कुछ यहाँ पे पीरियोडिक रिव्यू भी करनी चाहिए लिस्ट की, जैसे कई बार आप देखो कि बहुत सारे लिस्ट में रिवाइज भी किया गया है, जैसे कि एंट्री 34 है, लिस्ट 1 है, कोर्ट ऑफ वार्ड्स है फॉर द ईस्ट स्टेट ऑफ रूल्स ऑफ इंडियन स्टेट है, एंट्री 37 है जो कि लिस्ट 3rd में है, बॉयलर्स है। तो ये सारी चीज़ों को टाइम टू टाइम जो है पीरियोडिक रिव्यू करने की ज़रूरत है। साथ ही एंट्रीज़ को भी ऐड करने चाहिए प्रेजेंट डे के हिसाब से जिस तरीके से गवर्नेंस की ज़रूरत है, फाइन। एंड देन एप्रोप्रिएट प्लेसमेंट करनी चाहिए। जो एग्जिस्टिंग एंट्रीज़ है ना, अगर एज़ पर द रिक्वायरमेंट, जैसे आप कानून में भी देखते हो कि टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होती है, क्यों? क्योंकि टाइम चेंज हो रहे हैं, माहौल चेंज हो रहा है, लोगों की थिंकिंग चेंज हो रही है, लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, गवर्नेंस का तरीका चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रहे हैं। सो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इशूज़ है, रीजंस है जिसकी वजह से हमें जो है एक टाइम के बाद इस लिस्ट को भी हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। सो यहाँ पे ये बातें अब आ चुकी है, सो दैट्स वाई ये 7th शेड्यूल काफ़ी ज़रूरी है। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि 2nd शेड्यूल में क्या बातें की गई है एंड देन यहाँ पे 10th शेड्यूल की क्या बातें की गई है। 10th शेड्यूल को जब इंक्लूड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल थे, फाइन, और उसके बाद कितने शेड्यूल ऐड हुए। सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चन। अगर आप लोग अपने M लक्ष्मीकांत या फिर NCERT रीड किए हो तो आपके पास ये सारे सवालों के जवाब होंगे, फाइन। तो अभी आप लोग अच्छे से ये सारे लेसन्स देखो क्योंकि नेक्स्ट लेसन में आपसे मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका जवाब आप लोग को देनी होगी। तो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ जो कहीं छूट सा गया था क्योंकि मेरे बिजी स्केड्यूल के कारण, बट मैं इसे फिर से रिज्यूम करूँगी जस्ट बिकॉज क्योंकि ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, फाइन। अल्टीमेटली आपको जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो वो आपका जो है आउटपुट के जैसा उसको निकल के आना है, तो वो तभी हो पाएगा जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिलहाल मैं जितने क्वेश्चन पूछती हूँ उसके आंसर ज़रूर आप लोग दिया कीजिए।